नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि एंटी ना हो जाए एंटीबायोटिक्स। जी, एंटी इनकम्बेंसी या इन जनरल एंटी हो जाना आपने सुना होगा, लेकिन अगर एंटीबायोटिक के आपके एंटी यानी आपके विरुद्ध चले जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक अक्सर जब सामान्य दवाओं से मरीज को आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक का रुख करते हैं। लेकिन भारत में तो आधे लोग खुद ही डॉक्टर होते हैं, मन से दवाई ले लेते हैं और यही कारण है कि पिछले 10 साल में भारत में एंटीबायोटिक का प्रयोग प्रति व्यक्ति 30% से भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स अगर बिना जानकारी के ली जाए तो वो फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करती हैं, यहां तक कि आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं और आपकी किडनी को काफी हद तक डैमेज कर सकती हैं। तो आज इसी पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स रिपोर्ट में भारत का नाम बहुत प्रमुखता से आया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं CDAS हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर टी राजदेव पात्रो और स्टार इमेजिनिंग के डायरेक्टर समीर भाटी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पात्रो, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आमतौर पे एंटीबायोटिक इस नाम से तो सभी लोग परिचित हैं, आप लोग भी लिख कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग तो मेडिकल स्टोर पे जाके खुद ही मांग लेते हैं कि पेट दुख रहा है या सर्दी हो गई है या ये चीज़ हो गई तो एंटीबायोटिक दे दो। लेकिन हम समझना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक होती क्या है। लोग नाम तो जानते हैं, समझते नहीं कि होता क्या है इसके अंदर। जी, ये बता दूं, एंटीबायोटिक जो तैयार होती हैं वो वैराइटीज़ में तैयार होती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। संक्षेप में ये बोलूँगा कि एंटीबायोटिक्स जब हम इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है। जब हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पता लगाना कि क्या हमारी जो बीमारी है उस बैक्टीरिया के कारण हुआ है जिसके कारण हम एंटीबायोटिक खाते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक बिना बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किए हम अगर खाते हैं तो वो नुकसान ज़रूर देता है। अब एंटीबायोटिक कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक्स जो बनते हैं वो हमारे जो सेल्स हैं, जिससे हमारी टिश्यू बनती है, हमारी ऑर्गन्स बनते हैं। कुछ एंटीबायोटिक सेल्स के मेम्ब्रेन जो दीवारें होते हैं उसको तोड़ने के लिए बनते हैं। कुछ एंटीबायोटिक दीवार पार करते हुए सेल के घर के अंदर घुसते हैं और उसके अंदर जो केमिकल प्रक्रियाएं हैं उनको ब्लॉक करके कीटाणु को मारती है। और कुछ एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया के जीन्स के अंदर घुस के उसकी जीन्स को दबा देती है और उस बैक्टीरिया को मारती है। ऐसी सिचुएशन में इतनी जो माइनर लेवल पे, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जो तैयारी होती हैं साइंस के हेल्प से, अगर वो एंटीबायोटिक हम मिसयूज करते हैं उसी तरह से लगभग हमारे हेल्दी सेल्स को भी एंटीबायोटिक मारती है। जी हाँ, तो यही कारण है कि डॉक्टर्स, मैंने अक्सर देखा है कि शुरुआत में आपको जेनेरिक मेडिसिन लिखते हैं। खासतौर पे बच्चों के साथ तो ऐसा मैंने बहुत देखा है कि उनको शुरुआत में जेनेरिक मेडिसिन देते हैं। बड़ों के साथ भी इनफैक्ट यही रहता है। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि अगर आपका जो भी मर्ज है या जो भी आपकी इशू है वो कंट्रोल नहीं आ रहा है तो फिर वो कहते हैं कि चलिए अब मैं एंटीबायोटिक दे रहा हूं। यही प्रोसीजर अपनाते हैं आप लोग? सर, एक्चुअली सबसे प्रोसीजर तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं और ख़ासकर हमारी एंटीबायोटिक गाइडलाइंस होती हैं और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम लिखते हैं एज ए स्पेशलिस्ट तो ज़रूर ये पता लगाने की कोशिश करें कि वो बुखार या वो दस्त या वो दांत की इन्फेक्शन या हड्डियों के इन्फेक्शन या बॉडी के कोई भी कारण, अगर इन्फेक्शन से बुखार आ रही है या इन्फेक्शन के कारण कोई सेहत में खराबी हो रही है तो उस इन्फेक्शन की जड़ तक पहुंचने से पहले अगर सीरियस इशू हो रहा है उस केस में या वो बच्चा की हालत बिगड़ रही है तो पहले हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं जो लगभग हर बैक्टीरिया को मार सके। लेकिन उसकी अवधि हम कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो सिचुएशन खराब ना हो जाए, दूसरा जो टेस्ट हम भेजते हैं ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर और जो भी बॉडी के सीक्रेशंस हैं उन कल्चर रिपोर्ट आने तक
जो हमें बताती है कि कौन सी कीटाणु बॉडी में पनप रही है और वो कीटाणु कौन सी एंटीबायोटिक से मर सकता है, वो इंफॉर्मेशन आने तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिया जाता है, ये गाइडलाइन की हिसाब से। अगर हम गाइडलाइन के बाहर जाके एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो वही सिचुएशन, जो परिस्थिति है बीमारी का, वो और भी गंभीर रूप ले सकता है। राइट। तो समीर साहब, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब की। एक तो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप इन जनरल दे देते हैं, वो हर तरह के बैक्टीरिया को मार सकती है, और जब आप कल्चर वगैरह करा लेते हैं और आप एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, एक या दो पता लगा लेते हैं, तो फिर आप नैरो स्पेक्ट्रम यानी जो ठीक उसके ऊपर वार करती है उसी पे। तो डेफिनेटली ये जो कल्चर होता है, तमाम चीजें, इससे ये आप ही के सेंटर्स पे होता है। कितने लोग फॉलो करते हैं इसको, और इसके बारे में क्या हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में कैसे देखें इसे? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक का, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़, अभी जैसा आपने भी बताया कि केमिस्ट पे और इस तरह से हम जाते हैं और ओवर प्रिस्क्रिप्शंस एंटीबायोटिक्स के कई बार इस तरह की चीज़ें जो सामने आती है। जो टेस्टिंग की अगर हम इसके अंदर बात करें तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है जहाँ का, उसका हम कल्चर कर सकते हैं, कि जैसे थ्रोट कल्चर हो सकता है, यूरिन कल्चर, स्पूटम कल्चर, ब्लड कल्चर, या कोई भी वुंड का किसी का भी कल्चर किया जा सकता है। और कल्चर करने से क्या फायदा होगा कि अब कई बार क्या हुआ कि हमने पेशेंट ने वैसे ही मेडिकेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एग्जैक्टली उसने अपनी तरह से, इसमें सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक में देखा जाता है डोज कितनी है, ड्यूरेशन कितना और इंटरवल कितना है ना, दो डोजेस के बीच में ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका डोज, फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 वीक का कोर्स है और उनको 2 दिन के बाद आराम लगता है, पेशेंट को रिलीफ की हाँ 2 दिन में मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, और वो आगे मेडिकेशंस को फॉलो नहीं करता, आगे का अपना कोर्स एंटीबायोटिक्स का नहीं करता। दूसरा, अब इसमें कल्चर का जिस तरह से बताया डॉक्टर साहब ने, कल्चर टेस्टिंग से क्या फायदा होगा, जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करते हैं, कल्चर से ये पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, और जो सेंसिटिविटी उसमें हम लगाते हैं कि उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कौन सी वाली एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव है, वो पता लग जाता है। तो उससे काफी हद तक जो उपचार है उसमें बहुत हद तक फायदा मिलता है जो क्लिनिशियन है और जो फिजिशियन है। बाकी अभी जिस तरह की हम कल्चर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इसमें देखा जा रहा है कि जो एल्डरली पेशेंट्स है, जो बुजुर्ग हैं, उनकी जब हम करते हैं यूरिन कल्चर और इस तरह की कोई भी कल्चर रिपोर्ट, तो उनमें काफी सारी जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो रेसिस्टेंस मिलती है, मतलब उनको वो एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करेंगी। अब वो रेसिस्टेंस क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है, अगर हम घूम के सारी चीज पे आते हैं बात को, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से और सही तरह से इस्तेमाल ना करने से। तो डॉक्टर पात्रा, यहाँ पे सारे सवाल घुस गए। एक तो ये कि पिछले 10 साल में आप ही बताएंगे क्या कारण रहा कि 30% तक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ा है? आप लोग ज्यादा लिखने लग गए या लोगों ने मन से लिखना ज्यादा खाना शुरू कर दिया? और दूसरा, ये जो बता रहे, ये तो अक्सर देखने में आता है कि आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी, वो स्पेसिफिकली लिखते हैं कि इसका इतने इंटरवल के बाद लेनी है, इतने दिन का कोर्स आपको पूरा करना है, लेकिन 1-2 डोज अंदर गए, आपको लगा आप ठीक है और आप भूल जाते हैं। क्या इंपैक्ट होता है इन सब चीजों का? ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ। इसमें मिक्स्ड है सर। देखिए, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं नहीं कहूँगा कि अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। हाँ, पहले एंटीबायोटिक दे दिए जाते हैं, वो नहीं देना चाहिए। एक दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी कहे हैं कि हमारी एक आदत रही है कॉमन मैन का, अगर बुखार हो गया, वो बुखार भले ही इन्फेक्शन से ना हो, लेकिन वो सीधे केमिस्ट से जाके मांग लेते हैं कि मुझे एंटीबायोटिक दे दो। अब वो केमिस्ट एक आमूमन जो कॉमनली यूज हो जाती है, या वहाँ के जो आसपास के डॉक्टर जो लिख देते हैं एंटीबायोटिक, अगर उस एंटीबायोटिक से किसी पेशेंट को ठीक लगा तो वो पेशेंट बोलने लगता है उस केमिस्ट से कि ये एंटीबायोटिक मुझे ठीक कर दी, तो मेरे बच्चे के लिए दे दो, या मेरे पापा के लिए दे दो, या मेरे बहन के लिए दे दो। फिर वो उस चीज़ को बेलगाम होके दिए जाते हैं। एक दूसरा, बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस की। जैसे ये मुहिम अब आपके जरिए चल रही है, इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैं कॉस्ट की बात नहीं कहूँगा, बट यहाँ हेल्थ की बात कहूँगा।
बहुत एनकरेज करना चाहिए कि पेशेंट की हिस्ट्री लेते हुए, अच्छे से टाइम देते हुए उसकी सटीक जांच किया जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कल्चर के जरिए एक फिजिशियन, एक ट्रीटिंग फिजिशियन या सर्जन को एक सीधी तरीके से नेविगेशन मिल जाता है, लोकेशन सटीक पता चलता है, तो वो एंटीबायोटिक भी, जिसको हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी भी हमें पता चलती है, जो कल्चर में हमें बता दिया जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक ज़्यादा कारगर होगा। तो अगर वो फॉलो किया जाए तो ये जो 30% प्रतिशत बढ़ी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और तीसरा, एंटीबायोटिक को काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रेगुलेशंस में लाना जरूरी है ताकि इसे ज़्यादा मिसयूज ना किया जाए। और ये 3 चीज़ें हो तो इतनी प्रतिशत जो यूज हो रही है वो नहीं होगा। जहाँ तक इसकी बैड इफ़ेक्ट्स या इसकी जो परिणाम होती हैं वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा था, खासकर जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस मिलते हैं, और कुछ जो हैं माल नॉरिश्ड हैं, जिनकी खान पीन ठीक नहीं है, उसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया गया है। और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे आजकल बच्चे हैं कंप्यूटर में, व्हाट्सएप में लगे कंप्यूटर और मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटी नहीं रहता, तो फिजिकल एक्टिविटी के कारण जो भी उनको इलनेस होता है वो सोचते हैं वो इन्फेक्शन है, उसमें भी एंटीबायोटिक मिसयूज होती है। सो एंटीबायोटिक मिसयूज होने से आपकी जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, जो आपके दोस्त हैं आंतों के अंदर, वो एंटीबायोटिक आपके आंतों के अंदर की बैक्टीरिया को मार देती है। जो बैक्टीरिया आपके लिए विटामिन B12 बनाती है, जो बैक्टीरिया आपके आंतों के अंदर आपको आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन बनाती है, जो बैक्टीरिया आपके आंतों को रक्षा करने के लिए बना है, वो बैक्टीरिया आपका दुश्मन हो जाता है। फिर आपको पूरी तरह से लूज मोशन होना, डायरिया, गैस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको डाल देती हैं। इसकी और भी परिणाम होते हैं, बहुत बुरे परिणाम होते हैं। जैसे आपने पहले भी कहा, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो आंखों में डिपॉजिट होके रेटिना खराब कर देती हैं, तो अंधापन होता है, कैटरेक्ट जल्दी बना देती हैं। इसके अलावा किडनी में अगर गई और किडनी के जरिए वो बाहर निकलती है, तो अगर किडनी के अंदर सर्कुलेशन कम हो, अगर खून की प्रक्रियाएं अगर कम जाती हों, जैसे ओल्ड एज में होता है, बच्चों में भी होता है टेंडर किडनी में, तो फिर वो एंटीबायोटिक वहाँ किडनी को खराब करती है। लीवर अगर ठीक से काम नहीं करता है तो लीवर के जरिए प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन इस एंटीबायोटिक का कैरियर बनता है, जो एंटीबायोटिक को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अगर लीवर खराब हो तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, जब वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो वही एंटीबायोटिक आपके शरीर में कारागर नहीं होगा, तो फिर आपका बैक्टीरिया आपके हित में नहीं, आपके अनहित में चली जाती है, और उसकी जो आउटकम है बहुत बुरा होता है। राइट, तो डॉक्टर साहब ने बहुत साफ शब्दों में समझा दिया है कि एंटीबायोटिक अगर सिस्टमैटिक तरीके से ना ली जाए, डॉक्टर से पीछे पूछे बिना ले ली जाए, तो उसके किस हद तक के साइड इम्पैक्ट हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, और कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, किन चीज़ों में लेनी चाहिए, और मन से तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत हद तक आपको बात समझ में आ रही कि एंटीबायोटिक कोई ऐसी ही रोज़मर्रा वाली दवाई नहीं है, आपको ठीक करती है, लेकिन उसके तौर तरीके हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके बिना उन्हें नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या जनरल बुखार में आपको लगता है डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, लेकिन वायरल चीज़ें यानी वायरस से होने वाले इंपैक्ट अलग है, बैक्टीरिया से होने वाले इंपैक्ट अलग है, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे तो आपको भी कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बात समझ में आ जाएगी, तो आप कभी खुद ऐसा करने का सोचेंगे भी नहीं और शायद दूसरों को भी समझा पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है एंटीबायोटिक्स के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड एंटीबायोटिक रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि पिछले 10 साल में भारत में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग 30% प्रति व्यक्ति तक ज्यादा बढ़ा है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपको ठीक करने का काम जरूर करती है, लेकिन अगर ढंग से ना ली जाए
गलत तरीके से गलत बीमारियों में ली जाए, मन से ले ली जाए, तो ये आपका ज्यादा नुकसान कर देती है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे कुछ और बात पूछूं उससे पहले समीर जी मुझे एक बात जाननी थी कि क्या जो कल्चर होते हैं जहां आपको पता लगता है कि पर्टिकुलर क्या बैक्टीरिया है, कौन सा इन्फेक्शन है, क्या बहुत चार्जेस ज्यादा होते हैं, महंगे होते हैं? जी नहीं, बहुत इनका रूटीन कॉस्ट है, अराउंड 500 तक का इसका नॉर्मल चार्जेस आता है। पर आप ये देखिए कि ये आगे ट्रीटमेंट में कितना हेल्पफुल हो जाता है पेशेंट का, कि कई बार हमने वैसे एंटीबायोटिक शुरू कर दी उसकी और पता लगा कि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है पेशेंट को। उसके बाद दोबारा फिर एंटीबायोटिक स्टॉप करके 3 दिन के बाद उनका कल्चर टेस्ट कराया जाता है, तो ट्रीटमेंट ऑलरेडी उनका डिले हो जाता है इस चीज़ को। तो बहुत सारी चीज़ों में आपका हेल्प करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है और कितना कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा इफेक्टिव है। राइट, तो पता लगाना बेहद आसान है और कोई ज़्यादा महंगा काम भी नहीं। डॉक्टर साहब अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे वायरल फीवर हो गया, मतलब जो जिसके पीछे वायरस होता है, और एक हो गया बैक्टीरियल जिसके लिए एंटीबायोटिक जहां बैक्टीरिया होता है। तो ये डिस्टिंक्शन खैर आप डॉक्टर हैं, आप तो करते हैं, लेकिन मैं अगर सामान्य जन की बात करूं तो वो कैसे कर सकते हैं? हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन वही कि कई लोग पूछते हैं कि भाई एंटीबायोटिक तो हम डॉक्टर साहब भी हमें लिख के दे रहे हैं बुखार में, लेकिन डेफिनेटली आप वहां समझ रहे होंगे कि ये वायरस है इसके पीछे या बैक्टीरिया है। बिल्कुल उम्दा चीज़ पूछे हैं साहब, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला ज़रूरी है कि हर सीजन में कुछ ना कुछ एक चेंजेस आता है, टेम्परेचर चेंज आती है, बॉडी अपना अडाप्ट होने की कोशिश करता है। जैसे ठंड का मौसम आएगा तो इम्यूनिटी में चेंजेस आते हैं, तो बॉडी एक तरीके से रिएक्ट करता है। तो कभी भी किसी को बुखार हो गई 3-4 घंटे, तो उसे तुरंत के तुरंत एंटीबायोटिक पे नहीं जाना चाहिए। पहले ही देखना चाहिए कहीं नज़ला जुकाम तो नहीं है या आम लूज मोशंस तो नहीं हो रहा है, तो इससे पहले जानकारी लें और इसकी जानकारी लें। अगर आपको जानकारी में दिक्कत हो रही है तो सटीक स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उनसे परामर्श कीजिए। भले ही आप अगर जाके केमिस्ट से एंटीबायोटिक ना लें। दूसरी चीज़ ये हो जाता है कि एक आम आदमी को, बिल्कुल सही कहा आपने, एक आम आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि जो उन्हें तबीयत में गड़बड़ी आ रही है वो वायरल से हो रहा है या बैक्टीरियल से हो रहा है। इसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें काफ़ी समय लगाना पड़ता है और पेशेंट्स के साथ भी समय बिताने पड़ते हैं, ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं। तो हाँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अंदाज़ा रखते हैं कि ये सीज़न है, इस सीज़न में वायरल का रूप हो सकता है, तो हम उन्हें माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी पैरासीटामॉल्स देते हैं, कुछ विटामिन देते हैं और छोटे मोटे तरीके बताते हैं। अगर थ्रोट में हुआ तो गरारे करने के लिए कहते हैं। बट उसके साथ बहुत ज़रूरी है डॉक्टर को अवेयर होना कि उस सीजन में कोई ऐसा इन्फेक्शन तो फैल नहीं रही है, कोई न्यूज़ तो नहीं आसपास ऐसे इन्फेक्शन का। उसके लिए उनको बिल्कुल अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक जिम्मेवारी बनती है हमारी कि पेशेंट को अच्छी तरह से काउंसलिंग करें, उन्हें एक डर जो उनके मन में बैठा हुआ है उसे निकालें कि हर बुखार इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नहीं होता। वायरल इन्फेक्शन में अगर कॉमन वायरल इन्फेक्शन है उसमें कोई एंटीवायरल की जरूरत नहीं पड़ती है until and unless। बिल्कुल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी डॉक्टर साहब। एंड आई होप कि आज जिस अवेयरनेस की हम कोशिश कर रहे हैं और जो रिपोर्ट आई है और उससे जो एक फिगर निकल कर आ रहा है 30% तक का, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। डॉक्टर्स इनफैक्ट पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमने कहा कि ओवर द काउंटर आधी दवाइयां ले ली जाती हैं और फिर उसके कितने बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, रेजिस्टेंस पैदा हो जाते हैं, आगे जाके अगर वही दवाइयां आपको दी जाएं तो कारगर नहीं होती, और अगर 1-2 डोज में आपको अच्छा लगता है तो आप बीच में छोड़ देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का ऐसा कमाल है कि ठीक भी कर दे आपको, लेकिन अगर आप उसे ढंग से ना लें, मन से ले लें और उसको फॉलो ना करें तो वही आपके लिए तकलीफ भी बन सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये अवेयरनेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।